जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं PQRS की। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, हर शिफ्ट में आता है और ये 1 मार्क्स में टोटली पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसे ईजी नहीं होता करना। इसमें काफ़ी कॉम्पिटेटिव काफ़ी ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स टाइप में दिए जाते हैं जो हमें समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसमें PQRS करके हमें 4 सेंटेंसेस दिए जाते हैं, उसे हमें अरेंज करना है होता है। आप इसे पजल के तौर पर समझ सकते हो कि पजल के तौर पर ये होता है, बट इसमें सेंटेंसेस होते हैं। पजल में वर्ड्स होते हैं, इसमें सेंटेंसेस होते हैं। उससे हमें एक मीनिंगफुल जो सेंटेंस है उसे बनाना होता है। ठीक है, ये होता है PQRS और ये एयरफोर्स, नेवी हर जगह पूछा जाता है, 1 मार्क्स में आता है। सबसे पहले अब इसकी मैं आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली कि इसकी ट्रिक्स क्या होने वाली है, इसकी कुछ टिप्स जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, जिससे आप एग्जाम में PQRS सही कर दो और आपका 1 मार्क्स बन जाए। ठीक है, सबसे पहले है ओपनिंग सेंटेंस यानी शुरुआती वाक्य। जो सेंटेंस की शुरुआत आमतौर पर एक नाउन यानी किसी संज्ञा, प्रोनाउन से होती है, या तो किसी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर नाउन से होती है और प्रोनाउन से होती है। वो इसलिए क्योंकि हमें पता है एक सेंटेंस का मतलब क्या होता है। सेंटेंस होता है जिसकी कोई मीनिंग होती है। ठीक है, जैसे हमने कहा राम इज गोइंग, राम जा रहा है, तो हमारी एक ही सेंटेंस है ना। ठीक है, राम जा रहा है। अब क्लॉज क्या होता है? देखो, 2 डिफरेंस होता है, एक होता है क्लॉज, एक होता है सेंटेंस। क्लॉज वो होता है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। ठीक है, जा रहा राम, ये हो गया क्लॉज। ठीक है, जा रहा राम, इसका क्या मीनिंग है? ये कुछ नहीं है, बट राम जा रहा है ये मीनिंग है। ये क्या है? ये सेंटेंस हो गया। क्लॉज का मतलब हो गया जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। ठीक है, तो सेंटेंस है जिसका एक मीनिंग होता है, जिसमें पहले सब्जेक्ट होता है एंड देन फिर वर्ब होती है एंड देन फिर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये होती है सब्जेक्ट और ये होता है हमारा सेंटेंस। तो इसमें किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले नाउन आता है, फिर प्रोनाउन आता है। ठीक है, जो सब्जेक्ट का काम करता है, चाहे नाउन आए चाहे प्रोनाउन आए, जो सब्जेक्ट का हमेशा काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, जो भाग कंजंक्शन जैसे एंड, बट, बिकॉज, ऑल्दो, दो, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं, और अगर प्रेपोजिशंस की बात करें ऑफ, विद, बाय, ऑन, इन, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, या रिलेटिव प्रोनाउंस यानी हु, विच, हुज, हाउ, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, व्हाट, ठीक है, से शुरू होते हैं, वे कभी भी ओपनिंग सेंटेंस नहीं कर सकते। क्यों? अब ये देखो, इसमें क्या कह रहा है कि ओपनिंग सेंटेंस होंगे क्या? जब नाउन या प्रोनाउन होगा, या तो नाम हो। नाम क्या है? कोई भी नेम है, वो हमेशा नाउन होता है, सबको पता है। तो या तो कहीं पर कोई नेम होगा, ठीक है, और या तो कहीं पर कोई नाउन होगा या प्रोनाउन, यानी किसी भी इंसान का नाम दिया हो, कोई प्लेस दिया हो, सब तो नाउन हो गया। हमें सबको पता है कि नाम जो भी होता है, प्लेस होते हैं, ये सारी चीजें नाउन होती है। ठीक है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सारी चीजें नाउन होती है। प्रोनाउन क्या होता है? ही, शी, इट, दे, ये सारी जो होती है वो प्रोनाउन होता है। या तो सेंटेंस इससे शुरू होगा नाउन से, या तो प्रोनाउन से होगा। तो ये तो आपको पता चल गया कि होगा किससे। अब हम बात करते हैं कि किससे नहीं होगा। ये नहीं होगा किसी भी कंजंक्शन से, यानी कभी भी कोई भी सेंटेंस एंड से शुरू नहीं हो सकता। आपने कभी कोई ऐसे सेंटेंस देखा है, एंड ही इज गोइंग, एंड ही इज गोइंग, इसका क्या मतलब है? और वह गया। ये कोई सेंटेंस थोड़ी ना, शुरुआत यहां से नहीं हो सकती, जबकि बीच में आ सकता है एंड ही इज गोइंग, बट मतलब लास्ट में आ सकता है, बीच में आ सकता है, बस शुरुआत में कभी नहीं आ सकता, क्योंकि एंड से कभी शुरुआत हो ही नहीं सकती। लेकिन वह गया, ये कोई सेंटेंस है? नहीं है। क्योंकि वह गया, ये भी कोई सेंटेंस नहीं है। मतलब हम इन सब जो हमारे कंजंक्शन जितने भी होते हैं, हम इनसे कभी भी अपने सेंटेंस की शुरुआत नहीं कर सकते। प्रेपोजिशन ऑफ, बाय, विद, दो, ऑल्दो, अबव, ये सारे जितने भी हमारे जो प्रेपोजिशंस है, इससे भी हम लोग नहीं कर सकते। रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, हुज, इन सब से हम नहीं शुरू कर सकते। सिर्फ शुरू होगा या तो नाउन या तो प्रोनाउन। ठीक है, तो ये सब कब आएंगे? ये सब बीच में आएंगे। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी सेंटेंस में ये देखो जहाँ पे एंड वगैरह का यूज हो रहा हो, यानी प्रेपोजिशन का यूज हो रहा हो, कंजंक्शन का यूज हो रहा हो, रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज हो रहा हो, तो आपके दिमाग में तुरंत ही आना चाहिए कि ये स्टार्टिंग लाइन नहीं हो सकती। बट अगर आपको कहीं नाउन और प्रोनाउन दिख रहा है तो ये स्टार्टिंग लाइन पक्का होने वाली है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मैंडेटरी पेयर्स की, यानी नाउन प्रोनाउन लिंक। अगर किसी एक भाग में राहुल लिखा है एंड दूसरे भाग में ही लिखा है, तो राहुल वाला भाग पहले आएगा और ही वाला भाग बाद में आएगा। हमें क्या पता है, हमने, आप लोगों ने सेंटेंस पढ़ा होगा, तो हमने क्या पढ़ा है कि सबसे पहले उसमें लिखा होता है राम ने, मैं हिंदी में लिख रही हूँ, खाना
एक सेकेंड, खाना खाया, राइट। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि राम ने खाना खाया, फिर क्या लिखता है, वह उसके बाद चला गया। क्या समझ रहे हो आप इससे, क्या कह रहा है? सबसे पहले उसने बताया, सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई, नाउन से, राम ने खाना खाया, वह उसके बाद चला गया, यानी वो आया था, उसने खाना खाया और फिर उसके बाद चला गया। उसने यहाँ पे वह जो लिखा है ये क्या है, ये है हमारा प्रोनाउन ही, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ही लिख देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ही क्यों लिखा, वह क्यों बोला हमने, फिर क्यों नहीं बोला ये कि राम फिर चला गया, राम ने खाना खाया, राम फिर चला गया, राम आया था मेरे पास। इस टाइप से हम बार बार राम 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 क्यों नहीं बोल रहे, इसलिए क्योंकि ये रेपिटेशन को रोकता है। कौन रोकता है, प्रोनाउन रोकता है। अगर आपको प्रोनाउन के बारे में पता है कि प्रोनाउन रेपिटेशन को रोकता है, और अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी प्रोनाउन वाली पिछली वीडियोस जाके देखना, मैंने डिटेल में प्रोनाउन, नाउन, सारी चीज़ें डिटेल में, एडजेक्टिव वगैरह सारी, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 होते हैं ना हमारे, मैंने सारी चीज़ें, कंजंक्शन वगैरह सारी चीज़ें कवर अप करवा रखी है, तो वो जाके देख लेना। तो ये होता है, रेपिटेशन को रोकता है। सबसे पहले राम क्या हो गया, राम हमारा नाउन हो गया, तो वह क्या हो गया, वह हमारा हो गया प्रोनाउन, यानी राम हमारा नाउन और ही क्या हो गया, ही हो गया हमारा प्रोनाउन। तो इसीलिए जब भी कोई ऐसा आए वर्ड कि पहले राम लिखा हो एंड देन लास्ट में हमारा ही लिखा हो, तो हमें क्या करना है, हमें पेयर को देखना है। सबसे पहले राम वाला जो सेंटेंस है वो आएगा और उसके बाद फिर ही वाला सेंटेंस आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मैं बात करती हूँ SVO रूल, मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढे, उसके बाद उससे जुड़ी वर्ब और उसके बाद उसकी ऑब्जेक्ट को ढूंढना है, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशंस की। देखो, फिक्स्ड प्रेपोजिशन में क्या दिया हुआ है, कुछ वर्ड्स के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन आते हैं, जैसे इंटरेस्टेड इन, डिपेंड ऑन, गुड एट, बैड एट, ऐसे हमारे पास कुछ ऐसे फिक्स्ड प्रेपोजिशन। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने अभी कल ही उसकी एक वीडियो अपलोड की हुई है, जाके चैनल पर देखना, अभी कल परसों में मैंने वीडियो अपलोड की थी, वो देख लेना, ठीक है। जैसे हमें पता है इंटरेस्टेड के साथ हमेशा इन आता है, ठीक है। तो अगर कहीं पर हमें किसी सेंटेंस में इंटरेस्टेड लास्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, एंड ये हो गया, मान लो ये हमारा पी पे है, ठीक है, और उसके बाद एस पे लिखा हुआ है, इन से शुरुआत हुई है, तो हमें ये हमारे दिमाग में रखा है कि जैसे इंटरेस्टेड के बाद क्या, कौन सी प्रेपोजिशन फिक्स्ड आती है, इंटरेस्टेड के बाद फिक्स्ड प्रेपोजिशन आती है इन, तो हमें हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि पी के बाद हमेशा क्या आएगा, पी के बाद हमेशा फिर एस आएगा, ठीक। तो इस टाइप से अगर हमें फिक्स्ड प्रेपोजिशन पता है तो हम इस टाइप से कर सकते हैं, ओके। तो ऐसे ही हमारे पास ये देखो क्या लिखा है, अगर एक पार्ट में इंटरेस्टेड पर ख़त्म हो रहा है और दूसरे पार्ट में इन पे शुरू हो रहा है तो उनका फिक्स पेयर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फिक्स पेयर कौन कौन से है। नेक्स्ट है ऑप्शन का यूज़ करें, एलिमिनेशन मेथड। सारे ऑप्शंस को एक एक करके पढ़ने की बजाय ऑप्शन के स्टार्टिंग लेटर्स को देखें। अगर दो ऑप्शन में क्यू से शुरू हो रहा है तो क्यू ही पहले को चेक करें। देखो मतलब क्या कह रहा है ये, जैसे मैं अभी आपको देती हूँ 4 ऑप्शन देती हूँ, ठीक है। जैसे ए ऑप्शन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इसमें लिख दिया PRSQ, ठीक है। बी ऑप्शन लिख दिया RSQP, ठीक है। एंड सी ऑप्शन भी मैं यहीं पे लिख रही हूँ SQPR। फोर्थ लिख दिया PQRS। तो इसमें क्या कह रहे हैं ना कि एलिमिनेशन मेथड आपको ऐसे देखना है कि जैसे मान लो ये है A, ये है B, ये है C और ये है D, ठीक है। ये देख लेना, मैंने अलग से ले लिया है। तो इसमें क्या कह रहा है ना, जैसे यहाँ पे देखो स्टार्टिंग क्या है, P से हुई है, यहाँ पे स्टार्टिंग R से हुई है, यहाँ पे स्टार्टिंग P से, यहाँ पे S से हुई है। तो एलिमिनेशन मेथड ये कहता है कि आपके दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए कि इसमें भी पहला जो हमारा स्टार्टिंग लेटर है वो P है, इसमें भी P है, तो हमें सबसे पहले P ही चेक करना है, यानी P वाली लाइन को चेक करो। P को पढ़ो, फिर उसके बाद R को पढ़ो, यहाँ से P को पढ़ो, फिर Q को पढ़ो। क्योंकि हमें जो हमारे एग्जामिनर होते हैं ना, वो कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप के जो हमारे ऑप्शंस होते हैं ना वो डालते हैं, क्योंकि जैसे वो बच्चे ना 2 ऑप्शंस देखेंगे P में ना कंफ्यूज हो जाएंगे, या तो ये लगाएंगे या तो ये लगाएंगे, तो कंफ्यूजन हो जाती है। इसीलिए सबसे पहले आपको ये दोनों ऑप्शन को, यानी A और D ऑप्शन को सबसे पहले आपको चेक करना है। ज़्यादातर 50, मैं ज़्यादातर कहूँगी कि कम से कम 80% चांस होते हैं, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, बट 80% चांस होते हैं कि आप इन्हीं दोनों में से आंसर लो, मिल जाएगा, ठीक है।
तो सबसे पहले ये चेक कर लेना। तो टोटली अभी तक मैंने यहाँ पे आपको समझाया कि किस तरीके से अभी तक आपको करना है, ठीक है। अच्छा, अभी एक और स्लाइड है, देखो। इफेक्टिव सेंटेंस ऑर्डरिंग स्ट्रेटजीज, मतलब क्या है इसमें, मैंडेटरी पेयर्स जैसे क्यू आर, अगर आपको एक जैसे मैंडेटरी पेयर क्यू और आर मिल गया हो तो उन ऑप्शन को तुरंत काट दें जिसमें क्यू आर साथ नहीं है। मतलब क्या कह रहा है इसमें कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा कहीं पर, आपने वही जो मैंने राम वाला जो लिया था एग्जांपल, वही देख लो कि कहीं आपने राम से शुरुआत देखी एंड उसके बाद ये मान लो आपने पी पे देखा, ठीक है। और अगर आपको आर पे लग रहा है, आर पे आपने ही देख लिया, तो आपको ये कंफर्म हो गया कि राम के बाद ही आएगा, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि पी के बाद हमेशा आर आएगा। तो आपके जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, उसमें सबसे पहले यही ढूंढ लो कि पी के बाद आर किस में है किस में नहीं है। बाय द वे मान लो 2 ऑप्शन में है और 2 में नहीं है, तो सबसे पहले जो 2 में नहीं है ना उसको कट कर दो, बाकी जो 2 ऑप्शन बचे हुए उन्हीं दोनों में चेक कर लो, तो 50-50% आप पहुंच जाओगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है। देखो, एलिमिनेशन मेथड ना आपके एग्ज़ाम में ना बहुत काम आने वाले। अगर आप एलिमिनेशन मेथड को नहीं देख कर जाते हो, आप नहीं सीख कर जाते हो, तो बस आप यही समझ लो कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि हमारे पास एग्ज़ाम में हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। हम ये नहीं है कि हम बिल्कुल नहीं, आप इस ईगो में रहो कि नहीं बस मैं तो क्वेश्चन ही सॉल्व करूँगा या फिर मैं तो पूरे क्वेश्चन को ही पढ़ूँगी, तो फिर आपके पास इतना टाइम है ही नहीं कि आप सारी चीज़ें A to Z चीज़ें आप देख लो, ठीक है। तो टाइम को मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप फर्स्टली देने जा रहे हो, सेकंड है, लास्ट है, कुछ भी है, घबराना मत बिल्कुल भी। वहाँ पे फर्स्ट टाइम वाले ज़्यादा घबराते हैं। और एक बात और, जैसे स्क्रीन पर CBT मोड में हो रहा है एग्ज़ाम, तो वहाँ पे भी थोड़ी सी ऐसी दिक्कत हो जाती है। अगर बाय द वे कभी आपका माउस वगैरह ख़राब हो जाए तो वहाँ के जो विजिलेटर होते हैं ना, वहाँ पे जो होते हैं हमारे, उनको बता देना आप लोग, तो वो वहीं से फिर आपका शुरू कर देते हैं। वैसे तो नहीं होता है, ठीक है, वैसे तो बाई चांस ही किसी का हो गया तो हो गया, वैसे नहीं होता है। और इससे CAS भी इससे पहले थी, तो उसमें एक हमारे, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया हुआ था तब हमारे में हो गया था, ठीक है, एक लड़की का हो गया था। तो बट इस बार EDCIL में ऐसा किसी का नहीं हुआ, इस बार काफ़ी कुछ चीज़ें अच्छी थी। तो ये तो हो गया टॉपिक से हट के जो मैंने आपको बताया। बट इसमें मेन मेरा जो मोटिव है वो यही है कि आपको टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है, एलिमिनेशन मेथड देख कर जाना। और मैंने अपने चैनल पे एक तुक्का मारने वाली ट्रिक को बताया है, ठीक है। तो वो थोड़ी सी हाफ एन आवर की वो वीडियो होगी, वो जाके देख लेना। काफ़ी दिन हो गए उसको डाले हुए, 2-3 हफ्ते हो चुके हैं, वो जाके देख लेना। उसमें मैंने बताया हुआ है कि तुक्का आपको मारना किस तरीके से है, ठीक है। बिल्कुल, मतलब मैंने अंधाधुंध वाला तुक्का नहीं बताया, बट ये है कि आपका अगर वो सीख लेते हो ना तो 90% चांस है कि आप तुक्का भी बढ़िया मारोगे, ठीक है। तो नहीं देखी तो सबसे पहले वो जाके वीडियो चेक ऑन कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांजैक्शन वर्ड्स पर ध्यान दें। मतलब वर्ड्स जैसे हाउएवर, देयरफॉर, फर्दरमोर एंड कंट्रास्ट, फाइनली, आमतौर पर ऐसे सेंटेंस पैराग्राफ के बीच में या आखिरी में आते हैं। इससे पहले कोई वजह या पर बात की गई होती है, तो उसमें मतलब जब ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, हाउएवर मतलब हालांकि, ठीक है, देयरफॉर, फर्दरमोर, कॉन्ट्रास्ट, फाइनली, फाइनली कब आता है, लास्ट में आता है ना। हम लोग कोई भी चीज़ें बोलते हैं ना, फाइनली आई अचीव माई गोल, ठीक है, फाइनली आई एम सेलेक्टेड, ये तो आपके लिए हो जाएगा ना। तो ये सारी चीज़ें लास्ट में आती है या बीच में आती है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना इन वर्ड्स पे। नेक्स्ट है क्रोलॉजिकल ऑर्डर्स, मतलब समय का क्रम। क्या है, अगर सेंटेंस में किसी इवेंट या समय का जिक्र हो, जैसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तो उन्हीं में काम करना है। जैसे सबसे पहले आपको ना आप जैसे सेंटेंस पढ़ोगे ना, तो आपको ये चीज़ें पता चलेंगी कि सबसे पहले उसमें कहा क्या गया है। अगर उसमें कोई चीज़ पास्ट में भी दी गई है उस सेंटेंस में, कोई चीज़ प्रेजेंट भी आपको दिख रहा है, ठीक है, एंड कोई चीज़ आपको फ्यूचर भी दिख रहा है, तो आपको ये चीज़ें जाननी होगी। आपको सबसे पहले पता है कि सबसे पहले कोई भी चीज़ हमारे पास्ट में होती है, एंड देन वो प्रेजेंट में होती है, एंड देन वो क्या होती है, फ्यूचर में होती है, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ें पता है, आप देख लेना, पढ़ लोगे तो उसमें समझ में आ गया। वैसे मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी बता दी है कि आपको किस तरीके से करना है, तो आपको कोई डाउट तो होगा नहीं अब, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि आपको किस तरीके से करना है। अब नेक्स्ट मैं लेकर आती हूँ PQRS टॉप रिपीटेड क्वेश्चंस फॉर एयरफोर्स एग्ज़ाम। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ। आज मैं 2 से 3 क्वेश्चन मैं आपको करवा के जाऊँगी, ताकि आप लोग थोड़ा सा ये समझ लो कि किस तरीके से करना है। वैसे ये बहुत बड़ी स्लाइड हो चुकी है, छोटी भी नहीं हो रही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन इस तरीके से आता है, देखो 4 दिए हुए हैं यहाँ पे, देखो ये PQR और फिर उसके बाद नीचे क्या S भी दिया हुआ है, ठीक है, ये देखो। और ये हमारे 4 ऑप्शन हैं, इस टाइप से होते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या कह रहा है, ऑफ द फाइनेंशियल ईयर
फाइनेंशियल ईयर पता है आपको, वित्तीय वर्ष जिसे कहते हैं, मतलब ये जो 1 फरवरी को होता है ना, उसे कहते हैं। इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स आर रिक्वायर्ड टू फाइल देयर रिटर्न्स बिफोर द एंड। मतलब क्या कह रहा है, फर्स्ट सुनो, ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर में इंडिविजुअल टैक्स पेयर, जो टैक्स पेयर्स हैं हमारे, जो इंडिविजुअल्स जो टैक्स पेयर्स हैं, आर रिक्वायर्ड टू फाइल देयर रिटर्न्स, मतलब उन्हें रिक्वायर किया जाता है कि वो अपनी फ़ाइल को रिटर्न्स, मतलब अपनी फ़ाइल को रिटर्न्स करे बिफोर द एंड, मतलब जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है इसको ख़त्म होने से पहले, बिफोर द एंड। ठीक है, तो अब हमें ये तो हमने पढ़ लिया ना, अब हमें सबसे पहले देखना है ऑप्शन। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है हमारा QSPR, QRSP, PRQS, SPRQ। ये मत देखो, सबसे पहले आपको देखना है, मैंने क्या बोला था, फर्स्ट वर्ड देखो, PSQQ। तो मेरे दिमाग में क्या आया कि Q और Q 2 बारी है, तो मतलब इन दोनों के होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं दोनों को चेक करेंगे, अभी इन दोनों को ना ऐसे छोड़ दो। ठीक है, तो सबसे पहले चलो हम A को चेक करते हैं। Q के बाद S है, इसमें क्या कह रहा है, Q कहाँ है, ये रहा, इंडिविजुअल टैक्स पेयर। चलो मैंने अभी तो आपको सबसे पहले चलो एक ही से करती हूँ, पहले मैं अभी आपको बताती हूँ कि आपको एलिमिनेशन किस टाइप से, मतलब ऑप्शन से किस टाइप से करना है। हमने Q को 2 बारी देख लिया, तो Q क्या कह रहा है, इंडिविजुअल टैक्स पेयर, पेयर्स जो होते हैं, क्या कह रहा है उसके बाद SP। ठीक है, Q के बाद S, बिफोर द एंड, इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स बिफोर द एंड, PR ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आर रिक्वायर्ड टू फाइल देयर। नहीं, ये कुछ सही नहीं बैठ रहा। क्यों नहीं बैठ रहा, देखो, इंडिविजुअल जो हमारे टैक्स पेयर्स होते हैं बिफोर द एंड, यानी एंड होने से पहले उन्हें टैक्स पेयर्स को ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर के एंड होने से पहले आर रिक्वायर्ड टू फाइल देयर रिटर्न्स। बट मुझे एक चीज़ में इसमें कन्फ्यूज़न है, फाइनेंशियल ईयर इज़ एन सिंगुलर। ठीक है, तो यहाँ पे R क्यों आया, अगर आपने ये सेंटेंस पढ़ा है, आपको पता है कि जो स्टार्टिंग में ये हमारी फाइनेंशियल ईयर क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के बाद तो इज़ आना चाहिए ना, तो यहाँ पे ये डाउट हो गया कि R क्यों आया। और वैसे भी यहाँ पे भी सही नहीं बैठ रहा। क्या नहीं बैठ रहा, इंडिविजुअल टैक्स जो पेयर्स होते हैं बिफोर द एंड, उन्हें एंड होने से पहले, किसके एंड होने से पहले, ईयर के एंड होने से पहले उन्हें अपने टैक्स को रिटर्न करना होता है। बट इसमें R आया कहाँ से, और बिफोर द एंड भी सही नहीं बैठ रहा, तो ये तो नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं B की। ठीक है, एक बार ये साफ करूँगा, B की बात करते हैं। B में क्या कह रहा है, QRSP। सबसे पहले हमें Q देखना है, उसके बाद R। इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स आर रिक्वायर्ड टू फाइल देयर रिटर्न्स, उसके बाद क्या है, SP, बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इसमें क्या कह रहा है कि इंडिविजुअल जो हमारे टैक्स पेयर्स होते हैं आर रिक्वायर्ड टू फाइल देयर रिटर्न्स। ठीक है, उन्हें क्या करना होता है, उन्हें रिक्वायर्ड, यानी उनकी रिक्वायर्ड होती है कि वो अपनी फाइल्स को रिटर्न्स मतलब करें, और फिर उसके बाद ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर के बिफोर द एंड। अच्छा, बिफोर द एंड यानी एंड होने से, फाइनेंशियल ईयर के एंड होने से पहले। देखो ये मुझे सही लग रहा है, कैसे सही लग रहा है वो भी देख लो। सबसे पहले ये देखो, इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स, यानी जो हमारे इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स जो होते हैं, आर रिक्वायर्ड टू फाइल देयर रिटर्न्स, उन्हें रिक्वायर होता है कि वो अपनी फाइल्स को रिटर्न करें। अब इसमें सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये है सब्जेक्ट, इंडिविजुअल क्या है, सब्जेक्ट है। टैक्स पेयर्स के बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे R आ रहा है, पेयर्स क्या है, S लगा हुआ है, ये हो गया प्लूरल। ये सारे इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स की बात कर रहा है, जितने भी हमारे ग्राहक कह सकते हैं, जितने भी लोग होते हैं जो टैक्स वगैरह को देते हैं, तो उन्हें फाइनेंशियल ईयर से पहले अपने सारे टैक्स को, फाइल को जमा करवाना होता है कि उन्होंने कितना टैक्स दिया, उनका कितना टैक्स है, या उनके जो मनी है वो कितनी आ रही है, उन्हें कितना टैक्स पे करना पड़ा है, वही होता है। ठीक है, उसमें यही कहा गया है। तो पेयर्स क्या है, प्लूरल है, तो R क्या है हमारा, प्लूरल है, तो ये तो सही बैठ गया। ठीक है, इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स आर रिक्वायर्ड टू फाइल देयर रिटर्न्स बिफोर द एंड, किसके, एंड होने से पहले ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर के एंड होने से पहले। तो टोटली इसकी अगर हम हिंदी की बात करें तो ये कह रहा है कि जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स होते हैं उन्हें रिक्वायर होता है कि वो अपनी फ़ाइल को रिटर्न कर दे बिफोर द एंड, यानी एंड होने से पहले, फाइनेंशियल ईयर के एंड होने से पहले। राइट, ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा B। तो
तो ये तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया इस टाइप से। अब मैं नेक्स्ट जो बाकी 2 ऑप्शन है वो भी बताती हूँ कि वो क्यों नहीं होंगे। PRQS। अब नेक्स्ट क्या बताऊँगा, PRSQ। सबसे पहले हम ये इसी को देख लेते हैं, ठीक है, ताकि मैं आपको बता दूँ कि सारे क्यों नहीं होंगे। P के बाद R है, ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ऑफ से शुरू हो ही नहीं सकता, तुरंत काट देना अगर आप ऑफ से आपको दिखे। क्यों? क्योंकि ये है प्रेपोजिशन। मैंने आपको बताया था कि कभी भी प्रेपोजिशन से कोई भी प्रेपोजिशन, कंडीशनल या फिर कोई भी हुज वाले जो हमारे सेंटेंसेस होते, वर्ड्स होते हैं, उनसे कभी भी शुरू नहीं हो सकता, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद क्या दिया हुआ, SP। सबसे पहले S, बिफोर द एंड होने से पहले क्या एंड होने सके पहले, तो बिफोर से भी नहीं शुरू हो सकता क्योंकि ये कंजंक्शन है। ये भी देख लो, पहली बात तो ये कंजंक्शन है, दूसरी बात बिफोर द एंड, क्या एंड होने से पहले, ये भी तो बताना चाहिए ना, तो ये भी नहीं हो सकता। तो मैंने रीज़न बता दिया क्यों नहीं हो सकता, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सेकंड क्या कह रहा है, टू द वीक स्टूडेंट द टीचर एडवाइज्ड हिम टू स्टडी हार्ड, स्पोक सो काइंडली दैट ही। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्शंस। ऑप्शन क्या कह रहे हैं, QS, QS, SR। तो मतलब इसमें क्या है, Q की संख्या ज़्यादा है, ये देखो Q। तो अभी पहले हम इन दोनों को काट कर इन दोनों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। Q के बाद क्या दिया हुआ है, S। तो सबसे पहले हम देखते हैं QS या फिर QP। देखो अब इसमें सबसे पहले आप अगर ऑप्शंस अगर आप नहीं देखते हो ना, तो वैसे भी देख लो। चलो मैं इसमें आपको ना दूसरी ट्रिक से बताती हूँ। आप पहले ना ये ऑप्शन हटा दो, अगर आप ऑप्शन से नहीं करना चाहते तो ऐसे देखो। सबसे पहले आपने पढ़ा टू द वीक स्टूडेंट, आप देखो फर्स्ट वर्ड जो टू है, हमें सबको पता है ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन से शुरू नहीं हो सकता, मतलब P तो हो ही नहीं सकता। द टीचर, ठीक है, द टीचर हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, टीचर के लिए हम बोल रहे हैं तो टीचर हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। एडवाइज्ड हिम टू स्टडी हार्ड, एडवाइज्ड क्या है, वर्ब है, ठीक है, हमारी एक्शन वर्ब है एडवाइज्ड। तो कभी भी वर्ब से सेंटेंस शुरू हो ही नहीं सकता, वर्ब से पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए ना, क्योंकि हमारा सेंटेंस कैसे शुरू होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर ये पेयर है तो फिर हमें ऑब्जेक्ट से मतलब हम वर्ब से कैसे शुरू कर सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पोक सो काइंडली दैट ही, स्पोक क्या है, दैट इज़ वर्ब। अगर वर्ब है हमारा बोलना, अगर हमारा वर्ब है तो ये भी नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हमें ये तो समझ में आ गया कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो होने वाला है द टीचर, यानी हमारा स्टार्टिंग कहाँ से होगी, हमारी स्टार्टिंग होने वाली है Q से, राइट। अब उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि अब क्या करना है। सबसे पहले हमें Q समझ में आ गया, द टीचर। द टीचर के बाद क्या है, अब बाकी फर्स्ट तो यही हो गया, ठीक है। अब बाकी सेंटेंसेस को पढ़ो, इसमें टीचर के बारे में क्या कहा गया है, टू द वीक स्टूडेंट, मतलब जो वीक स्टूडेंट होते हैं, एडवाइज हिम टू स्टडी हार्ड, उन्हें एडवाइस किया गया, एडवाइज हिम टू स्टडी हार्ड मतलब मेहनत करने के लिए, स्पोक सो काइंडली दैट ही। अब ये देखना है कि ये ही किसके लिए यूज़ किया गया है, तो ही जहाँ तक मुझे समझ में आया, स्पोक काइंडली दैट ही मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है ये टीचर के लिए किया गया है। क्यों? क्योंकि देखो द टीचर क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, स्पोक क्या है, वर्ब है। द टीचर स्पोक सो काइंडली दैट ही, यानी जो टीचर है इसमें कहा क्या गया है, जो टीचर है उस स्पोक सो काइंडली, उसने बहुत ही काइंडली मतलब बहुत ही नरम लहजे से बात की, दैट ही, वह। ही के बाद क्या आता है, हमेशा वर्ब आएगी, हमें पता है, तो हम टू द वीक पे तो जा नहीं सकते क्योंकि ये वर्ब तो है नहीं। तो ये क्या है, हमारी एडवाइस एक और वर्ब है। देखो इसमें 2 वर्ब दिखी हुई है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये जो एडवाइस है ये भी वर्ब है, स्पोक जो है ये भी वर्ब है, तो हमें यहाँ पे 2 वर्ब दिख गई है। तो द टीचर स्पोक सो काइंडली, टीचर जो है उसने बहुत ही काइंडली कहा, स्पोक उसने बोला था, ही एडवाइज्ड हिम टू स्टडी हार्ड, उसने एडवाइस किया मतलब उसने समझाया मेहनत करने के लिए, ठीक है, टू द वीक स्टूडेंट, किसी वीक स्टूडेंट्स को, वीक स्टूडेंट हमारे क्या हो गए, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, मतलब हमारा आंसर क्या होगा इसमें, इसका मतलब क्या है सबसे पहले वो समझो। इसका मतलब ये है द टीचर स्पोक सो काइंडली दैट ही एडवाइज्ड हिम टू स्टडी हार्ड टू द वीक स्टूडेंट्स, मतलब जो टीचर है, द टीचर स्पोक सो काइंडली, टीचर ने बहुत ही आराम, बहुत ही काइंडली
बोला, बहुत ही नरम लहजे से बोला, एडवाइस हिम टू स्टडी हार्ड। किसको एडवाइस किया? हिम मतलब किसको? उनको। स्टडी हार्ड, मेहनत करने के लिए। टू द वीक स्टूडेंट, किसको? वीक स्टूडेंट्स को एडवाइस दी टीचर ने, बहुत ही नरम लहजे से। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा QS, क्या था? Q के बाद हमारा आ जाएगा S, उसके बाद आ जाएगा P, उसके बाद R। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर A। तो ये तो मैंने एक आपको बता दिया। अब अगर हम बात करते हैं ऑप्शन से करने की, तो देखो यहाँ पे R है, यहाँ पे S है, तो हम इसकी दोनों की तरफ पहले तो नहीं जाएंगे। Q के बाद S, Q के बाद P, तो यहीं से जोड़ लो। Q के बाद S देखते हैं, उसके बाद Q के बाद P देखते हैं। ये रहा Q, ठीक है। उसके बाद S की बात करते हैं। स्पोक सो काइंडली, ये तो मैंने अभी आपको करवा दिया, बट इसमें क्या दिया होता? Q के बाद P। हम Q के बाद डायरेक्ट P देखते हैं। द टीचर टू द वीक स्टूडेंट। द टीचर क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? हमेशा वर्ब आता है। टू द वीक क्या है? टू क्या है? प्रेपोजिशन। तो वर्ब तो है ही नहीं, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यही दिमाग लगा लेना है कि यहाँ पे जब वर्ब नहीं है, वर्ब हमारे दो दे रखी है, एडवाइस और स्पोक। अब आपको इसमें देखना था कि आप एडवाइस्ड हिम की तरफ जाओगे या स्पोक की तरफ जाओगे। तो जब आप इसको मीनिंग समझते, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इसकी तरफ नहीं जाते, क्योंकि इसमें पहली बात तो ऑप्शन नहीं दिया। दूसरी बात, अगर आप जाते भी ना, तो देखो क्या कह रहा है? द टीचर एडवाइज्ड हिम टू स्टडी हार्ड। द टीचर मतलब टीचर ने एडवाइस किया उन्हें हार्ड स्टडी करने के लिए। स्पोक सो काइंडली, बहुत ही आराम से कहा। टू द वीक स्टूडेंट नहीं बन रहा। ठीक है, तो इसका मतलब यही था कि जो टीचर हैं उन्होंने बहुत ही काइंडली, बहुत ही नरम लहजे से समझाया मेहनत करने के लिए वीक स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो ये थे हमारे, मैंने अभी तक आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए, काफ़ी सारे मैंने आपको ट्रिक्स बता दिए जिस तरीके से, और मैंने दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से करवाए हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, ताकि आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या है होगा इसका आंसर। ठीक है, मैं चेक ऑन करूँगी और मैं बताऊँगी कि उसमें गलती क्या है आपकी। सबसे पहले आप ये रोक कर ऐसे देख लो, इसमें लिखा क्या हुआ है? P क्या लिखा हुआ है? इज़ अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न। ठीक है, इज़ अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न ग्लोबली टूडे द राइजिंग लेवल ऑफ पॉल्यूशन इन मेजर सिटीज़। मतलब इसमें ग्लोबली और हमारे पॉल्यूशन पर बेस्ड है ये। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, आप लोग ये खुद से मुझे करके बताना। ठीक है, उसके बाद मैं इसके ऑप्शंस दिखाऊं, तो ये देखो, देख लो, RSQP, RQSP, RSPQ, PQRS। ठीक है, तो ये रहे हमारे क्वेश्चन, एक एक करके भी देख लो। ये रहे हमारे क्वेश्चन, और उसके बाद आप मुझे आंसर करके बताना। मैं इसका आंसर आपको समझाऊंगी। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप कर लेंगे। तो ये मैंने PQRS करवा दिया। इससे पहले मैंने आपको पैसेजेस किस टाइप से करने हैं आपको आपके एग्ज़ाम में, वो बता दिया है। नहीं देखी वीडियो तो पहले जाके देख लेना, मैंने अभी कल ही अपलोड की है पैसेज की वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो बता देना। और इससे पहले मैंने काफ़ी सारी GK, मैथ्स, रीजनिंग और यहाँ तक कि इंग्लिश के ग्रामर, कॉम्प्रीहेंशन भी अब मैंने करवा दिया। इससे पहले वो कैब मैंने सिनोनिम, एंटोनिम एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये वगैरह करवा दिया है। काफ़ी सारी वीडियोस नहीं देखी तो देख लेना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, कमेंट कर देना नई टॉपिक के लिए समझ में आई या नहीं आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।